हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री ऑफ यूएसए। काफ़ी बच्चे कह रहे थे भाई हिस्ट्री ऑफ यूएसए सेमेस्टर 2 के लिए दोबारा बता दीजिए, क्योंकि जो वीडियोस थी वो लैग कर रही हैं, उसमें इशू आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एवरी टॉपिक के हर एक टॉपिक का मैं पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आपका सिलेबस आप ओपन करोगे अपना, तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, तो टॉपिक के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें ज़्यादा इनफ नहीं है, डिटेल में सब कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाए जिससे कि आप अपने एग्जाम में लिख सको, या फिर आप खुद खुद से रीडिंग करो। रीडिंग्स में मतलब रीडिंग से आप अपनी खुद से रीडिंग करो, खुद से पढ़ो उसको, रीडिंग्स को। तो आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि आप बिना समझे बिना कॉन्सेप्ट के रीडिंग पे जाओगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, स्पेशली जिन्होंने कि पूरी सेमेस्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर इसके बाद आप अपनी रीडिंग खोल के देखते हो तो डेफिनेटली आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पहला टॉपिक है हमारा इमरजेंस ऑफ ब्लैक लीडरशिप। इसमें क्या क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन वन बन सकता है द इमरजेंस ऑफ द ब्लैक लीडरशिप, ये टॉपिक बन सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद डब्ल्यू टी डुबोइस का वो आ जाएगा, है ना। और इसके अलावा बुकर टी वॉशिंगटन, इन सब का नाम आएगा, जो जिनके के अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं और अलग अलग टॉपिक्स में वो डिस्कस करे गए हैं यहाँ पर। आई होप आप समझ रहे होगे, आप सभी के सभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम समझते हैं इमरजेंस ऑफ द ब्लैक लीडरशिप। और आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी वीडियोस आएंगी। अगर मेरे को मोटिवेशन मिलेगी तभी। अगर आप लाइक ही नहीं करोगे, आपके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैं पढ़ चुका हूँ 2 साल पहले। ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपने जूनियर्स के लिए जो मेरे को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते हैं उनके लिए बना रहा हूँ। और हाँ, अगर आप भी सपोर्ट करते हो थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं करते तो अप्रिशिएट करना सीखो। सो यस, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और एक हैप का ऑप्शन है, हैप भी कर सकते हो आप। ठीक है। Introduction. The emergence of the black leadership in the late 90s and the early 20th century was a direct response to the harsh reality faced by African Americans after the abolition of slavery in 1865. अब जो ब्लैक लीडरशिप का जो आइडिया था, या फिर बोल सकते हैं ब्लैक लीडरशिप इमरजेंस है, वो कब हुआ था? लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में देखने को मिला था। क्यों देखने को मिला था? क्योंकि ये एक रिस्पॉन्स था जो कि हार्श रियलिटी जो अफ्रीकन अमेरिकन फेस कर रहे थे। क्या फेस कर रहे थे? वो स्लेवरी फेस कर रहे थे। ठीक है, अब स्लेवरी अबॉलिश हुई लेट 19th सेंचुरी में, यानी 1865 में अबॉलिश होगी। अबॉलिश ऑफ द स्लेवरी इन 1865। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने लगा कि हमें भी लाइक लीडरशिप में आना चाहिए, हमारे लोगों के लिए लड़ना चाहिए हमें, ये सारी चीज़ के लिए, इसलिए ये लोग आए। ऑल्दो स्लेवरी एंडेड, स्लेवरी ख़त्म हुई, ट्रू फ्रीडम डिड नॉट कम। स्लेवरी ख़त्म होगी लेकिन पूरी तरीके से जो सही तरीके से फ्रीडम मिलती है वो नहीं मिली। अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आज भी होता है वहाँ पे, आज भी होता है। मतलब आज 2026 21st सेंचुरी में भी होता है। अगर 21st सेंचुरी में इतना नहीं होता जितना उस टाइम पे होता था, लेकिन आज इतना होता है, तो आप सोच लो कि पहले के टाइम पे कितना करता होगा, है ना। अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू, उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता था। काला गोरा वाला, काले गोरे वाले चीज़ उनको फेस करना होता है। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन उनके साथ हुआ करती थी, उनको कम वेजेस दिया करते थे, या फिर बोल सकते हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लोइट करते थे। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, उनका एक्सप्लोइट करते थे, सॉरी, है ना। सोशल सेग्रीगेशन देखने को मिलता था, यानी सोसाइटी में उनको अलग जगह निकाल के रखते थे, साइड में, है ना। एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा गया था, उनको इंक्लूड नहीं किया था, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था। एक्सक्लूड यानी उनको बाहर रखा गया था। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ न्यू जनरेशन ऑफ ब्लैक लीडर्स इमर्ज टू गाइड देयर कम्युनिटी टूवर्ड्स डिग्निटी, प्रोग्रेस एंड इक्वालिटी। अभी वो हम इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, जो एक नया जनरेशन आ रहा है ब्लैक लीडर्स का, वो इसलिए इमर्ज हो रहा है जिससे कि वो अपनी कम्युनिटी को गाइड कर सकें टूवर्ड्स डिग्निटी, प्रोग्रेस एंड इक्वालिटी। और गाइज एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो मैं अपना फेस रिवील करूँ ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए आपको भाई बहुत टाइम है अभी। 100 के तो करवानी ही पड़ेंगे, 100 के बाद ही फेस रिवील हो सकता है। और एक चीज़ और, मैं एक चीज़ और सोच रहा था, अगर उससे पहले फेस रिवील होगा तो बस व्लॉग्स के थ्रू होगा। अगर मैं किसी
कॉलेज का अगर आप लोग कहोगे कि हमारे कॉलेज का अगर व्लॉग बनाओ पूरा परमिशन वगैरह लेके, ठीक है, तो आप मेरे को मेल करोगे brainwisedu@gmail.com पर, ठीक है, उसकी पूरी परमिशन, आपका आईडी कार्ड वगैरह सारी चीज़ मेरे को कब भेजोगे, तो मैं एक बार को सोचूंगा आप लोगों से मिलने के लिए। लेकिन एक ही शर्त पे हम आपके कॉलेज में आएंगे, वो ये रहेगा कि मेरी जो आइडेंटिटी एकदम प्राइवेट रहनी चाहिए, एक्सेप्ट यू, नो बडी नो कि मैं कौन हूँ, ठीक है। एनीवेज, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब हेडिंग पे, वो है हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आफ्टर स्लेवरी। अब देखो हमने लास्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, बताओ। हमने ये देखा था ना कि मतलब सिविल वॉर हुआ था, स्लेवरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, साउथ में बहुत ज़्यादा स्लेवरी थी, है ना। ऊपर नॉर्थ का जो क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वहाँ पे, ठीक। साउथ हमारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी और ऊपर इंडस्ट्री पे बेस्ड थी, सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब उसी के आगे का सारा चीज़ चल रहा है। स्लेवरी खत्म हुई तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन हुआ, सिविल वॉर हुआ, तो सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर के बाद क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ। सिविल वॉर से जैसे कि आपको मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, जैसे कि वॉर में होता है तोड़फोड़ होती है, कंस्ट्रक्शन होता है जब हम कुछ नई चीज़ बनाते हैं, और रिकंस्ट्रक्शन होता है हम दोबारा से वही चीज़ को रिपेयर करके बनाते हैं, ठीक है, फिर दोबारा से नई चीज़ बनाते हैं उसी जगह, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन वो होता है, रिकंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे आगे, है ना। आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर के बाद अफ्रीकन अमेरिकन वर लीगली फ्री। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद अफ्रीकन अमेरिकन्स थे। अफ्रीकन अमेरिकन्स का मतलब क्या होता है, वो अमेरिकन जो कि अफ्रीका से आए थे, काले लोग जो कि अफ्रीका से आए थे अमेरिका में, ठीक है, स्लेव बनने के लिए सारी चीज़ें। अब पता है क्या होता था, जैसे कि आपने, मुझे नहीं पता आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है नहीं पढ़ा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं डेफिनेटली बताया होगा ये चीज़, ठीक है। अगर नहीं बताया हो तो मैं बता रहा हूँ ये, कि जो स्लेब बनते कैसे थे, आपने सोशल फॉर्मेशन में भी पढ़ा होगा, सोशल फॉर्मेशन में भी यही चीज़ है स्लेवरी वाले में, कि जो लोग हुआ करते थे यूरोप के या फिर दूसरी और कंट्रीज़ के और दूसरे कॉन्टिनेंट के आप बोल सकते हैं, उनको चाहिए था, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थे, काफ़ी अच्छे पैसे चाहिए थे कि उनको अच्छे से मिल सके, है ना। और लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो बहुत ज़्यादा रिच थी, उनको स्लेव्स की ज़रूरत हुआ करती थी, उनको लोगों की ज़रूरत थी जो उनके लिए काम करें, ठीक है। जैसे कि ए इंसान है ये अमीर है, बी इंसान है वो थोड़ा सा गरीब है, ठीक है। तो गरीब चाहता है उसको, ये अमेरिका में रहता है, जस्ट सपोज अमेरिका में रहता है, और ये रहता है, मानो कहाँ, मानो जिस उस टाइम के क्या मानो, जैसे यूरोप में मान लो, यूरोप की कोई सी भी कंट्री में रहता है, ठीक है। ये चाहता है कि अमेरिका में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो क्या होता था, ये अमेरिका जाता था, ऐसा नहीं कि आ, खुद से जा रहा है, नहीं, ये जो मास्टर्स हुआ करते थे, इनके मास्टर्स इनको इनवाइट करते थे, यानी ऐसा नहीं कि प्लीज़ कम टू अवर पैलेस एंड ये सारा फलाना ढिमका ये सब कुछ, ऐसा नहीं होता था। कोई मीडिएटर, जैसे ऐसे मान के चलो, जैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, ये जो बी आता है ए के पैसों पे आता है अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी देखने, ठीक है। लेकिन भैया उसका कर्जा उतारना है, ए का कर्जा उतारना है बी को, तो उसका वो स्लेव बन जाता था, ना चाहते हुए भी, ठीक है। अब एक बार कर्ज चढ़ जाता है तो चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है, समझ रहे हो, कम नहीं होता वो। तो वैसा ही इनके साथ होता था, तो वो स्लेब बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए, ठीक है। ये इस तरीके से हुआ करता था। वैसे ही अफ्रीका से लोग आ रहे हैं अमेरिका में, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन वो बेटर अपॉर्चुनिटी तो नहीं ले पाए, लेकिन वर्स्ट अपॉर्चुनिटी ज़रूर ले लिए, फ्री सिटीजन से वो स्लेव बन गए, अमेरिका में आके ये सारी चीज़ हुई है ना। ये वैसे हम देखें आप, सिविल वॉर के बाद में अफ्रीकन अमेरिकन लीगली फ्री तो हो गए थे स्लेवरी ख़त्म होने के बाद, बट प्रैक्टिस अभी भी चल रही थी, ठीक है। साउदर्न स्टेट इंट्रोड्यूस सेग्रीगेशन लॉज नॉन नोन एज जिम क्रो लॉज। अब सदर्न स्टेट्स थे अमेरिका के, उन्होंने इंट्रोड्यूस करे सेग्रीगेशन लॉज, जिसको कि हम बोलते हैं जिम क्रो लॉज, जिसमें कि सेपरेट किया जाता था ब्लैक को वाइट को इन पब्लिक स्पेसेस सच एज स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाउसिंग। सेग्रीगेशन का मतलब पता है ना क्या होता है, सेग्रीगेट कर देना, यानी अलग अलग कर देना, ठीक है, यानी सेपरेट कर देना, वही चीज़। जो हमारा सेग्रीगेशन लॉ है उसको हम बोलते हैं जिम क्रो लॉ भी बोलते हैं, ठीक है।
जिसमें क्या होता था, ब्लैक और वाइट्स के लिए पब्लिक स्पेसेस अलग कर दिए जाते हैं। जैसे कि जो काले बच्चे हैं उनको अलग स्कूल में पढ़ाएंगे, जो गोरे बच्चे हैं उनको अलग स्कूल में पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो काले लोग हैं उनको ट्रांसपोर्ट अगर शेयर करनेंगे तो ट्रांसपोर्ट में काले लोग खड़े रहेंगे, वाइट लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। एक इसमें एक ऐसे ही केस आता है जो कि आपको अगर आगे आएगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। और हाउसिंग के लिए भी इनका अलग रहता है, काले और गोरे लोगों के लिए भी इनका अलग जगह रहता है, काले लोगों का, गोरे लोगों का अलग जगह। African Americans were also deprived of voting rights through unfair practices like literacy test और poll taxes. ये वोटिंग राइट्स से भी थोड़े डिप्राइव्ड थे, उनसे दूर रखा गया, वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए गए इनको। वॉयलेंस स्पेशली स्पेशली लिंचिंग, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि क्राउड में लोगों को मारना, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। वॉयलेंस बेसिकली टाइप का वॉयलेंस ही समझ लो। क्रिएटेड एन एटमोसफियर ऑफ फियर, ठीक है, एक एटमोसफियर बन गया फियर का, ठीक है। This situation made it clear that freedom without rights had a little meaning. अ, हमें फ्रीडम मिल गई लेकिन हमारे पास राइट्स ही नहीं है, ये काहे की फ्रीडम है, फ्रीडम कैसी, ऐसे उन लोगों को जल्दी समझ में आ गया, ठीक है। नीड फॉर ऑर्गेनाइज लीडरशिप, क्या जरूरत पड़ी लीडरशिप, ऑर्गेनाइज लीडरशिप की। इन सच कंडीशन द ब्लैक कम्युनिटी रिक्वायर्ड लीडरशिप दैट कुड प्रोवाइड डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट्स। इन सच कंडीशंस, इन ऐसी कंडीशंस में जो ब्लैक कम्युनिटी को लगा, उनको लगा कि ये ज़रूरी है हमारे को लीडरशिप, खुद को लीडर, खुद को लाइक गाइड करने के लिए, जिससे कि हमें मिल सके, हमें प्रोवाइड हो सके डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हम अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। द इमरजेंस ऑफ ब्लैक लीडरशिप वॉज देयरफॉर नॉट एक्सीडेंटल बट नेसेसरी। ऐसा नहीं कि ये जो ब्लैक लीडरशिप वो एकदम से नहीं हुई थी या फिर एक एक्सीडेंटल कोई प्रोग्राम नहीं था, ये एक नेसेसरी चीज़ थी ये, ठीक है। लीडर्स वर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव एजुकेशन, लीडर्स को, एक लीडर से ये उम्मीद थी कि वो एजुकेशन को इम्प्रूव करें, प्रमोट करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फाइट करें फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। एट द सेम टाइम, सॉरी, एट द सेम टाइम्स दे हैड टू डिसाइड द बेस्ट स्ट्रेटजी टू डील विद वाइट डोमिनेशन, ठीक है। उसी टाइम पे उन लोगों को ये भी देखना था कि बेस्ट स्ट्रेटजी से हम डील्स कर सकें वाइट डोमिनेशन के साथ, जो वाइट लोग डोमिनेट कर रहे हैं उस चीज़ को, उस चीज़ से हम कैसे डील करें, ठीक है। डिफरेंट अप्रोचेज विद ब्लैक लीडरशिप, अलग अलग अप्रोचेस क्या रही ब्लैक लीडरशिप को लेकर। जैसे कि हमारी ब्लैक लीडरशिप डिड नॉट डेवलप इन सिंगल यूनिफाई वे, ये नहीं एक सिंगल यूनिफाई वे से एकदम से डेवलप हो गई ये लीडरशिप, नहीं। इंस्टीड इसकी बजाय इट रिफ्लेक्टेड डिफरेंट आइडियाज, इट डिफरेंट आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है अबाउट हाउ प्रोग्रेस शुड बी अचीव्ड, कैसे प्रोग्रेस मिल सकती है। वन अप्रोच वाज मॉडरेट एंड ग्रेजुअल, जो एक अप्रोच है वो एकदम मॉडरेट है और धीमे धीमे चलती, ग्रेजुअल, ठीक है। विच आर्ग्यू डेट अफ्रीकन अमेरिकन शुड फर्स्ट इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन, जिसका पहला ये आर्ग्यू करते हैं कि पहले अफ्रीकन अमेरिकन को इम्प्रूव करना चाहिए अपनी इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रूव, और ये प्रूव करना चाहिए वो कितने यूजफुलनेस है सोसाइटी के लिए, ठीक है। और जो अदर अप्रोच बोलती है वो यह बोलती है मोर असर्टिव और डिमांडेड इमीडिएटली इमीडिएट इक्वालिटी एंड फुल सिविल राइट्स। जो दूसरी अप्रोच है, एक अप्रोच बोलती है कि हमें पहले अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए, फिर हम प्रूव कर सकें कि हम कितने यूज़फुल हैं, हम कितने ज़रूरी हैं अपनी सोसाइटी के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, सॉरी, अपनी सोसाइटी के लिए। और दूसरी हमारी अप्रोच बोलती है कि हमें एकदम तुरंत, इमीडिएटली, इमीडिएट कॉज पर, इमीडिएट लाइक समझो तत्काल, हमें इक्वालिटी और फुल सिविल राइट्स चाहिए, तुरंत ही चाहिए हमें, ठीक है। मॉडरेट अप्रोच वाज रिप्रेजेंटेड बाय बुकर टी वॉशिंगटन, ये जो बुकर टी वॉशिंगटन है वही है जो मॉडरेट अप्रोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बुकर टी वॉशिंगटन, ठीक है। हु एम्फेसाइज्ड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड वोकेशनल एजुकेशन, जो कि किस पे जोर दे रहे हैं, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस पे और वोकेशनल एजुकेशन पे। दूसरी तरफ जो हमारे रेडिकल अप्रोच है वो लेट करते हैं डब्ल्यू ई बी डिबॉइस, ठीक है। वो डिमांडेड इमीडिएट पॉलिटिकल राइट्स एंड हायर एजुकेशन, जो कि एकदम इमीडिएट चाहते हैं। इन दोनों ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको अभी से याद करते हुए चलना है, ठीक है। दोनों अप्रोचेस, दोनों कौन कौन सा अप्रोच कौन फॉलो कर रहा है, कौन सी अप्रोच कौन फॉलो कर रहा है, बेसिक सी ये चीज़, ठीक है। राइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड कलेक्टिव एक्शंस अलॉन्ग विद इंडिविजुअल लीडर्स
इंडिविजुअल लीडर्स के साथ साथ ही कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बिगेन टू इमर्ज। कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन भी चल रही है साथ ही साथ किसके, इंडिविजुअल लीडर्स के साथ साथ, जैसे WEB डुबोइस चल रहे हैं, ठीक है, बुकर टी वॉशिंगटन चल रहे हैं, उनके साथ साथ एक और चल रही है, वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नैक, जिसको बोलते हैं NAACP, नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द कलर्ड पीपल। कलर्ड पीपल यानी ब्लैक पीपल हुआ करते हैं वो, यहाँ पे कलर्ड पीपल उनको यूज़ किया गया है। विच एम टू चैलेंज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू लीगल एंड पॉलिटिकल मीन्स। ये इनका मेन एम ये था कि वो चैलेंज कर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है थ्रू लीगल और पॉलिटिकल मीन्स से। ऐसा नहीं कि हाँ दंगे कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, लीगल तरीके से करेंगे वो। These organizations help to unite African Americans and provide a structured platform for protest and reform। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम कंक्लूजन देखें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा नहीं कि भैया खत्म बड़ी जल्दी खत्म हो गया, अभी तो हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, इतनी देर में तो आपने खत्म ही कर दिया, नहीं। बेशक मानते हैं 16 मिनट का हुआ ये, लेकिन फिर भी इसको भी हम और पढ़ेंगे, ठीक है। कंक्लूजन, in conclusion, the emergence of black leadership was a crucial development in the American history। जो ब्लैक लीडरशिप का इमरजेंस हुआ है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल डेवलपमेंट है अमेरिकन हिस्ट्री में। ये रिफ्लेक्ट करता है डिटर्मिनेशन ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन टू ओवरकम ऑपरेशन एंड क्लेम देयर राइट। ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है डिटर्मिनेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, जो काले लोग थे, और वो ओवरकम कर सकें, वो हटा सकें जो ऑपरेशन उन पे हुआ करता था, ठीक है, ऑपरेस जो हुआ करते थे गोरे लोगों से वो लोग, ठीक है, और अपने राइट्स को क्लेम कर सकें। ये दिखाता है, इसमें रिफ्लेक्ट करता है ये, ठीक है। The different approaches within this leadership created debates but also strengthened the movement। अलग अलग अप्रोचेस लीडरशिप में क्रिएट करती हैं डिबेट्स, और ये मजबूत करती है मूवमेंट को, इस मूवमेंट को। ये फेस डालता है फाउंडेशन फॉर द लेटर सिविल राइट्स मूवमेंट एंड द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। अब हमारा क्वेश्चन 2 इसी टॉपिक का आता है, ब्लैक लीडरशिप का। बुकर टी वॉशिंगटन, उनके आइडियाज और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 4 टॉपिक्स करा रहा हूँ मैं पूरे पूरे, उसमें से क्वेश्चन कोई भी चेंज हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको टॉपिक भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे तरीके से लिखना है, ठीक है। आई होप आपने टॉपर की, आपके जो सीनियर हैं सेकेंड ईयर में, जो नहीं सेकेंड ईयर में नहीं फर्स्ट ईयर में ही है वो भी, उसके 8 पॉइंट समथिंग SGPA आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तब उसका पॉडकास्ट देख सकते हैं अगर आपको अपने पॉडकास्ट बनवाना है, लाइक अगर आपके 7.5 प्लस SGPA आई हो फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर इस प्रीवियस सेमेस्टर में। सो आप मेरे को मेल करिए उसी सेम मेल पर brainwisedu@gmail.com पर, ओके। बुकर टी वॉशिंगटन आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन। बुकर टी वॉशिंगटन was one of the most influential black leader of the late 90th century। बहुत ज़्यादा influential black leader थे late 90th century के। He is best known for his practical and moderate approach towards solving the problem of African Americans। ठीक है, ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी, मॉडरेट अप्रोच थी टूवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, इनकी क्या थी, वो इनका मानना ये है कि पहले हम अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेंगे, खुद की मदद करेंगे, वोकेशनल एजुकेशन करेंगे, और फिर वही हमें दिखा सकता है सोसाइटी में अपना खुद के लिए एडवांसमेंट, ठीक है। ये फोकस उनका आइडिया यही करता है, इनका आइडिया यही फोकस करता है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सेल्फ हेल्प और वोकेशनल एजुकेशन। Philosophy of self-help and economic progress. Washington believed that African Americans should first improve their economic condition। Washington believe, उनका मानना ये है कि अफ्रीकन अमेरिकन शुड पहले उनको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए, देन उसके बाद डायरेक्टली चैलेंज करना चाहिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वुड ग्रेजुअली लीड टू द रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारी अच्छी रहेगी, जैसे आपको पता है पैसे आज के टाइम पे जितनी ज़रूरी है, जितने शायद कोई ज़रूरी कुछ चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास रिस्पेक्ट है, आपको इक्वली लोग फिर भी ट्रीट नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा ऊपर ही ट्रीट करेंगे, पैसा है तो आपके पास। ही इनकरेज ब्लैक पीपल टू वर्क हार्ड। ये इंकरेज करते थे बुकर टी वॉशिंगटन कि आप ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है, लर्न करो यूज़फुल स्किल्स, ठीक है। इसके अलावा ये भी ज़्यादा जोर देते थे बिकम सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनो, ठीक। हिज अप्रोच
was based on the idea that economic independence was the foundation of social progress. अगर आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, तो आप सोशली प्रोग्रेस कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा एक आता है एटलांटा कॉम्प्रोमाइज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1895 में जो बोला गया था। ये एक टाइप की स्पीच है, आप बोल सकते हो, है ना, स्पीच ही है, बोलना नहीं, ये है। Washington's idea were clearly expressed in his famous Atlanta Compromise speech. In this speech, he suggested that African Americans should accept segregation temporarily and avoid demanding immediate political rights. ठीक है, इन्होंने इस स्पीच में बोला कि उन्होंने सजेस्ट किया, इस स्पीच में इन्होंने सजेस्ट किया जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए सेग्रीगेशन टेम्परली। जो सेग्रीगेट अलग अलग हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको एक्सेप्ट कर लें टेम्पररी बेसिस पे। ऐसा नहीं कि परमानेंटली मान जाओ, नहीं, टेम्पररी बेसिस पे मानना है और अवॉइड करना है डिमांडिंग इमीडिएट पॉलिटिकल राइट्स। अभी आप भूल जाओ कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा, जस्ट जो जैसा हो रहा है उसको चलने दो, अवॉइड करो, कोई भी डिमांड वगैरह मत करो इमीडिएट पॉलिटिकल राइट्स की। इंस्टीट्यूट उसकी बजाय आप क्या करो, फोकस करो ऑन एजुकेशन, अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, अपनी एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो। ही बिलीव दैट कॉरपोरेशन विद वाइट्स वुड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। उनका मानना ये था कि अगर हम कॉर्पोरेट करेंगे वाइट्स के साथ, ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और रिड्यूस करेगा रेशियल टेंशंस। रोल इन एजुकेशन, बुकर टी वॉशिंगटन का क्या रोल था? एक इंस्टीट्यूट था टस्कीगी इंस्टीट्यूट, ठीक है। वन ऑफ द Washington's most important contribution was the establishment of the Tuskegee Institute. जो मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं बुकर टी वॉशिंगटन का, वो ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टस्कीगी इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस इंस्टीट्यूशन में दिस इंस्टीट्यूशन फोकस ऑन इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये जो इंस्टीट्यूशन है फोकस करता है इंडस्ट्रियल और वोकेशनल ट्रेनिंग पर। टीचिंग स्किल्स, जैसे ये स्किल्स को भी पढ़ाता है, जैसे एग्रीकल्चर, कारपेंट्री और मैकेनिकल वर्क जैसे इन सब चीज़ों पे भी जोर देता है। His aim was to prepare African Americans for practical jobs so that they could earn a stable livelihood and improve their living condition. इनका ये भी एम था कि प्रिपेयर करें अफ्रीकन अमेरिकन को फॉर प्रैक्टिकल जॉब्स, ठीक है। प्रैक्टिकल जॉब्स ये लोग कर सकते हैं जिससे कि वो अर्न कर सकें एक स्टेबल लिवलीहुड, अच्छे से थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर सके जिनके कि उनकी ज़िंदगी सुधर जाए और उनकी कंडीशन इंप्रूव हो जाए, लिविंग कंडीशन। सपोर्ट एंड क्रिटिसिज्म, Washington gained support from many white leaders because his approach did not directly challenge the existing social orders. Washington gain करते हैं support from many white leaders. जो Washington जो black leader थे उनको काफ़ी ज़्यादा white leaders का support मिला because his approach did not directly challenge the existing social order. क्योंकि उनकी जो approach थी वॉशिंगटन की जो अप्रोच थी वो डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर रही थी जो उस टाइम पे सोशल ऑर्डर चल रहा था। However, his idea were strongly criticized by leaders like इनके जो डब्ल्यू ई डुबोइस जिनके साथ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो अप्रोचेस पढ़ी हमने ऊपर, एक इमीडिएट चाहते थे, एक चाहते थे कि पहले हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो जो इन दोनों की अप्रोचेस थी एक दूसरे से लाइक थोड़ा सा खुन्नस खाती थी, यानी बोल सकते हैं मैच नहीं करती थी, थोड़ा डिफरेंट थे दोनों एक दूसरे से। ये इमीडिएट चाहते थे लेकिन वो ग्रेजुअल चाहते थे, ठीक है। डब्ल्यू डुबोइस ने वॉशिंगटन को क्रिटिसाइज किया बहुत ही ज़्यादा। क्रिटिक आर्ग्यू दैट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ सेग्रीगेशन एंड ब्लैक ऑफ डिमांड फॉर पॉलिटिकल राइट्स अलाउड रेशियल इनजस्टिस टू कंटिन्यू। ये बोलते हैं भाई, ये ऐसा कैसी बात है भाई, ये क्या बात हुई, आप तो यूँ कह रहे हो सेग्रीगेशन को एक्सेप्ट कर लो, ये कोई बात होती है? ये आपने बोल दिया अब सेग्रीगेशन जैसे चल रहा है वैसे उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं एक्सेप्ट नहीं करना है। डब्ल्यू डुबोइस बोलते हैं कि ये गलत बात है कि आप बोल रहे हो एक्सेप्ट कर लो सेग्रीगेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन चलो उसको एक्सेप्ट कर लो, और जो डिमांड्स हैं पॉलिटिकल राइट्स की उन्हें अभी हटा दो, उन्हें मांगो ही, उन्हें उसको मांगो ही मत। ये तो भाई वही बात हो गई, इनजस्टिस, रेशियल इनजस्टिस हो रहा है और वो कंटिन्यू ही चले जा रहा है। ये डब्ल्यू डुबोइस का मानना था ये, ठीक है। लेकिन उनका मानना उनका वॉशिंगटन का ये मानना था कि भाई हम अभी फ़िलहाल जस्ट टेम्परली हम सेग्रीगेशन को एक्सेप्ट करते हैं
और पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड नहीं करते हैं अभी के टाइम पे। हम पहले अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारेंगे, ये चीज़ ये बोलते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन और कंक्लूजन देखें। इन कंक्लूजन बुकर टी वाशिंगटन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग अफ्रीकन अमेरिकन्स। इनका जो अप्रोच है हेल्प मैनी इंडिविजुअल अचीव सेल्फ रिलायंस। इनका जो अप्रोच है, इनके अप्रोच ने काफ़ी इंडिविजुअल्स को अचीव करने करवाया सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। However, his strategy of compromise also limited the struggle for immediate equality. अब भाई ऐसी बात है, अगर इमीडिएट इनका था ही नहीं, इनका तो ग्रेजुअल था ना, ग्रेजुअल इक्वालिटी इनको लेना है। लेकिन इसमें यह है कॉम्प्रोमाइज इनको थोड़ा करना पड़ा इमीडिएट इक्वालिटी के थ्रू। तो एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उन्हें इमीडिएट इक्वालिटी के, इमीडिएट इक्वालिटी से, ठीक है। उन्हें इमीडिएट इक्वालिटी नहीं मिली, उन्हें ग्रेजुअल इक्वालिटी मिली। Despite its limitations, his contribution remained significant in early phase of the black leadership. आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मेरे एग्ज़ाम थे सेकंड सेमेस्टर के, तो मैंने इतनी ज़्यादा रीडिंग्स पढ़ी थी, इतनी ज़्यादा रीडिंग पढ़ी थी इनके बारे में। अगर मैं आपको उस टाइम में पढ़ा सकता था तो मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा था, इतना डिटेल में पढ़ा था कि आप कहते भैया बस करो, अब बस करो, अब बस करो। क्योंकि मैं जब खुद रीडिंग कर रहा था, सब कुछ मैं पढ़ रहा था, और वो रीडिंग मेरे से मिस हो गई है, पता नहीं कहाँ चलेंगे। क्योंकि ऐसा होता है हमारा सेमेस्टर खत्म हो गया, डिलीट करो अपना डिवाइस, खाली करो, ठीक है। वैसा ही होता है, मैं डिवाइस एकदम खाली कर देता हूँ क्योंकि स्टोरेज थोड़ी कम रहती है मेरे डिवाइस में, ठीक है। तो मैंने काफ़ी इनकी, मैंने स्टार्टिंग से इनका जन्म कहाँ से हुआ था, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। लेकिन अब वही है ना, हमें हमारी सेकेंड सेमेस्टर में काम की थी, नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारे कोई 4 सेमेस्टर कोई काम में नहीं रही। तो मैं दिमाग से निकल गया मेरी इनकी काफ़ी चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट। और जो मेरे नोट्स हैं वो मेरे घर पर है, जहाँ पे मैं ओरिजिन, जो मेरा ओरिजिनल होम प्लेस है, होम टाउन है, वहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अभी मैं दिल्ली में, तो मैं आपके लिए मैंने कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जिससे कि आप लोग रीडिंग आपको कहीं से मिल जाए तो आप उसको कंटिन्यू कर सको, ठीक है। डब्ल्यू डुबोइस जो है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आ सकता है ऐसा कुछ डब्ल्यू डुबोइस के बारे में पूछने के लिए, आइडियाज एंड इनका कंट्रीब्यूशन। ये इंट्रोडक्शन जा रहे हैं। ये डुबोइस से लीडिंग इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिविस्ट हु ऑफर्ड अ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव टू द आइडियाज ऑफ बुकर टी वॉशिंगटन। ही बिलीव इन डायरेक्ट एक्शन, ये बोलते हैं एकदम एक्शन कर दो, इन्हें इमीडिएट इक्वालिटी चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन इन अचीविंग फ्रीडम, इनका मानना ये है हमें हायर एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें फ्रीडम अचीव करनी है तो। डिमांड फॉर इमीडिएट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। डुबॉइस रिजेक्ट द आइडिया ऑफ वेटिंग फॉर इक्वालिटी। इन्होंने जो वॉशिंगटन के आइडिया से उन्होंने पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, ठीक है, इग्नोर कर दिए। ही आर्ग्यूड दैट द अफ्रीकन अमेरिकन शुड डिमांड देयर राइट्स एज सिटीजन्स विदाउट डिले। उनका मानना ये था कि भैया हमें भी राइट्स मिलने चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, बिना डीले के। ही स्ट्रांगली अपोज्ड सेग्रीगेशन, उन्होंने सेग्रीगेशन को स्ट्रांगली अपोज किया। नहीं, ऐसा नहीं होगा जैसे कि आपने तो जो क्या कहते हैं, वॉशिंगटन ने तो कह दिया एक्सेप्ट कर लो टेम्परली, नहीं हम उसको स्ट्रांगली अपोज करेंगे, ये बोलते हैं डुबोइस, ठीक है। दो नाम है याद रखना, एक तो वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन ग्रेजुअल बात करते हैं, ग्रेजुअली बात करते हैं, ग्रेजुअल हमें राइट्स मिलेंगे। लेकिन जो हमारे डुबोइस है, डी यू के बॉयज़ हैं, वो बोलते हैं नहीं हमें स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं सॉरी, इमीडिएट चेंजेस चाहिए या फिर राइट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं ना। इनको इमीडिएट चाहिए, इनको ग्रेजुअली चाहिए, इनको, ठीक है। इतना आप समझ गए, बार बार मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे वॉशिंगटन और डुबोइस में। लेकिन नहीं होना, मैं आपको बार बार उसी चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, उसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ आप लोग, जिससे कंफ्यूज ना हो। अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हैं, इस वीडियो को दोबारा देखना 1 की स्पीड पे, ना कि 2.2 पे या फिर 1.5 पे। अगर आप 1 की स्पीड पे देखते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। अगर आप 2 की स्पीड पे या फिर 1 से ज़्यादा स्पीड पे देखते हैं तो आपको लगता है कितनी देर में खत्म होगी, कितनी देर में खत्म होगी, कितनी देर में खत्म होगी। अगर आप इसको समझोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे यार खत्म हो गई भैया, को और पढ़ाना चाहिए था, वैसा आपको लगता, ठीक है। ही स्ट्रांगली, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप इसको एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट पढ़ाओ। लेकिन एग्जाम से बहुत दिन पहले पढ़ लियो आप, एग्जाम में भी काफ़ी टाइम है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, ठीक है। कि आप लोग डिटेल क्रक्स समझ रहे हो, है ना। एनीवेज,
ये जो डुबोइस से स्ट्रांगली अपोज करते थे सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डेनियल ऑफ द वोटिंग राइट्स, इनको अच्छा नहीं लगता था, ये एकदम अपोज थे, वोटिंग राइट्स इनको नहीं मिल रहे हैं लोगों को। फॉर हिम, इनके लिए जस्टिस डिले वॉज जस्टिस डिनाइड। इनका मानना ये था अगर जस्टिस डिले हो रहा है इसका मतलब जस्टिस जस्टिस मिल ही नहीं रहा है, जस्टिस इज डिनाइड। ठीक है। और गाइस आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंटेड टेंथ, इनका एक कॉन्सेप्ट था टैलेंटेड टेंथ करके, तो आपको मार्क करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट, और आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। डुबोइस ने इंट्रोड्यूस किया आइडिया ऑफ टैलेंटेड टेंथ। इसमें क्या है, विच रेफर टू द एजुकेटेड एंड कैपेबल सेक्शन ऑफ ब्लैक कम्युनिटी। इसमें 10 लोग थे बेसिकली, इसमें मैं आपको बताऊं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, इंटेलिजेंट थे, वो भी काले ही लोग थे। ठीक है, ऐसे मत बोलना भैया आप काले लोग कैसे बोल सकते हो, कि ब्लैक का मतलब तो काला ही होता है ना। अगर मैं काला हूँ तो ऐसे थोड़ी बोलूँगा कि आई एम, मैं गोरा हूँ, एक्चुअली मैं हूँ काला। ठीक है, एक्चुअल में नहीं हूँ, बट अगर मैं काला हूँ तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा आई एम, ब्राउन, आई एम पर्पल, आई एम पिंक कलर, आई एम येलो इन कलर। इंसानों के फूल हो, इंसान गोरा होगा काला होगा, सीधी सी बात है, वाइट और ब्लैक। तो अगर इसमें काला चीज़ बोल रहे हैं तो इसमें से मैं एजुकेशन पर्पज से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ओ भैया आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो काले गोरे में, ओ भैया क्या कर रहे हो आप। ठीक है। He believed that this group should lead the struggle for equality by guiding and uplifting the rest of the community. According to him, higher education was essential for developing leadership and intellectual strength. एक सेकंड में अपने नोट्स मंगाता हूँ घर से, व्हाट्सएप पे अगर पॉसिबल होता है, आपको वो डिटेल में समझाऊंगा टैलेंटेड टेंथ क्या था। गाइज नोट्स मेरे को मिल तो गए हैं सारे, वो मेरे पास ही थे। ठीक है, मैं एक्चुअली दूसरे घर पे पूछ रहा था ये वाली नोटबुक है, ये वाली नोटबुक है, लेकिन वो मेरे पास ही निकली। ठीक है, अब वो काफ़ी ज़्यादा है, मैंने उसको देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कहोगे तो मैं उस पर मैं लाइव आकर, अगर आप मेरे को जल्दी रिस्पॉन्स दोगे तो लाइव आके मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तभी लाइव आके आपको समझाऊंगा डिटेल में है, आप समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि डब्ल्यू डू बॉयज़ का जन्म 1868 में हुआ था, और जो बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म 1865 में हुआ था। बुकर टी वॉशिंगटन फेमस थे क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन एक लीडर, ये फेमस हुए अफ्रीकन अमेरिकन लीड, उनके अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स बने एंड ऑफ द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डब्ल्यू डू बॉय सपोर्टेड टैलेंटेड टेंथ, जो कि एक लीडरशिप क्लास थी ऑफ एजुकेटेड अफ्रीकन अमेरिकन who use their education and leadership to challenge racial discrimination, या फिर बोल सकते हैं racial separation, और fight for civil rights। ये चीज़ आप डिटेल में आप बताऊंगा, अगर आप कहोगे लाइव में भैया बता दो। मैं हमने सारी चीज़ बता दी, इसमें कवर करी मोस्टली, लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वही ना, बनी तुम जिंदगी में कितना कुछ हासिल कर लो, नहीं तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, ऐसा कुछ है ना डायलॉग, ये कबीरा मान जा, वो वाला है ना उस वाली मूवी का, वो। एनीवेज, नियाग्रा मूवमेंट, ड्यू बॉयज प्ले ए की रोल इन एस्टेब्लिशिंग द नियाग्रा मूवमेंट, जिसका जो ओपनली विच ओपनली चैलेंज रेशियल इनजस्टिस, जो कि ओपनली चैलेंज करती है इनजस्टिस को। ठीक है, और गाइस जो मैं बात कर रहा था बस वाली बात, वो थी हमारी केस था वाला रोजा पार्क वाला केस। ठीक है, मोंटेगोमेरी बस बॉयकॉट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा। दिस मूवमेंट डिमांडेड इक्वल राइट्स, ये जो मूवमेंट से डिमांड करते इक्वल राइट्स, वोटिंग राइट्स एंड टू सेग्रीगेशन। इट मार्क्ड अ शिफ्ट टूवर्ड्स मोर एक्टिव एंड प्रोटेस्ट बेस्ड अप्रोच टू सिविल राइट्स। ठीक है, ये मूवमेंट इस पर जोर देती थी, इस पे काम किया करती थी। रोल ऑफ एन ए सी पी, कैनॉट प्लेस नहीं, एन ए सी पी कलर्ड पीपल। ठीक है, सी पी आप समझने लग जाओ, सी पी ओ भैया सी पी। डुबॉइस वॉज, थोड़ी ह्यूमर लाता हूँ जिससे आप लोगों को नींद ना आए, हाइप कर दो इसीलिए वीडियो को जाके नीचे से।
जिसको करना आता हो वही कर सकता है, नहीं तो जिसको नहीं आता हो वो तो कर ही नहीं सकता है, अगर उससे मैं क्या उम्मीद रखूँ। डुबोइस वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द NAACP। थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि फुल फॉर्म आएगी, लेकिन आपको थोड़ा आंसर एक दो लाइन भर जाएगी अगर आप लिखेंगे तो, ये ना। थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन ही वर्क टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन यूजिंग लीगल मेथड्स, public awareness and writings. He also used journalism and publications to spread ideas and mobilizing support. इन्होंने ये एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कि डुबोइस एक फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये काम करते हैं डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने का, यूजिंग लीगल मेथड, पब्लिक अवेयरनेस और राइटिंग्स करके, ठीक है। उन्होंने यूज़ किया जर्नलिज्म पब्लिकेशन में, जिससे कि उनके आइडियाज़ स्प्रेड हो सके और उनकी मूवमेंट को मोबिलाइजेशन मिल सके, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ वॉशिंगटन्स अप्रोच। डुबोइस स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बुकर टी वॉशिंगटन, जिसने ऊपर पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन्होंने वॉशिंगटन को वॉशिंगटन के अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है, किसने? डुबोइस ने, कि भैया ये क्या है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ सेग्रीगेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ सेग्रीगेशन इन्होंने कैसे ले लिया। लैक ऑफ पॉलिटिकल डिमांड वीकेंड द स्ट्रगल ऑफ द इक्वलिटी। अगर आप पॉलिटिकल डिमांड नहीं लोगे तो आपकी स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इनका मानना ये था कि डेट कॉम्प्रोमाइज वुड ओनली स्ट्रेंथन रेशियल इनजस्टिस, जो कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ये इसे मजबूत करेगा रेशियल इनजस्टिस को, ना कि जस्टिस को मजबूत करेगा। इन कंक्लूजन, Du Bois play a crucial role in shaping the more assertive and right-based movement for African Americans। ये इस टाइप के crucial role play किया उन्होंने Du Bois ने। His emphasis on education, leadership, and immediate equality influenced later civil rights struggles and made him one of the most important figures in the black leadership, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन बुकर टी वॉशिंगटन एंड WEB डुबोइस। WEB डुबोइस, ऐसा लगता है कि मैं WEB डुबोइस को मैंने कितने सारे नाम से बुला रहा हूँ। WEB, क्योंकि यही इतना बड़ा नाम हो रहा है WEB, जबकि शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। इनका मैंने पूरा नाम पढ़ा था, अक्का बक्का रह गया, याद नहीं करा, हिम्मत नहीं हुई मेरी। इंट्रोडक्शन, बुकर टी वॉशिंगटन और वॉशिंगटन एंड WE डुबोइस वो दो मेजर मेन लीडर थे ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, बट दे डिफर्ड सिग्निफिकेंटली इन देयर आइडियाज एंड मेथड। इनके जो आइडियाज थे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे एक दूसरे से, डिफरेंट अप्रोचेस थी, स्ट्रेटजीज थी, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ चुके हैं। वॉशिंगटन का जो वॉशिंगटन फॉलो करते थे मॉडरेट और ग्रेजुअल अप्रोच, और जबकि जो डुबोइस से उन्होंने अडॉप्ट करी थी रेडिकल और इमीडिएट, बोल सकते हैं इमीडिएट अप्रोच उन्होंने एक्सेप्ट करी थी, ठीक है। डिफरेंसेस इन व्यूज़ ऑन एजुकेशन, डुबोइस बोलते हैं कि उन्हें हायर एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि हमारे वॉशिंगटन बोलते हैं कि वही वोकेशनल एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए जो कि आपको मदद करेंगी अर्न करने में, सारी चीज़ें, है ना। डिफरेंसेस दोनों के एटीट्यूड में डिफरेंस है, सेग्रीगेशन एंड टूवर्ड्स सेग्रीगेशन एंड राइट्स। वॉशिंगटन बोलते हैं कि इसको एक्सेप्ट करो सेग्रीगेशन को, और राइट्स को डिमांड मत करो ज़्यादा, हम पहले अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे उससे, जिससे कि सोसाइटी को लगे कि हम कितने ज़्यादा ज़रूरी है, सोसाइटी में खुद दे दे। लेकिन जो डुबोइस है वो स्ट्रांगली अपोज करते हैं इस सारी चीज़ों को, वो कहते हैं हमें इमीडिएट चाहिए सारी सारी चीज़, कुछ नहीं हमें एक्सेप्ट करना, हमें सब कुछ, मतलब ऐसे समझ रहे हो। अब कुछ सिमिलैरिटीज़ भी आती हैं कुछ डिफरेंसेस के बावजूद भी। दोनों लीडर एम करते हैं इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन। बोथ वैल्यूड एजुकेशन, दोनों के दोनों ही लीडर्स एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वैल्यू करते हैं। वर्क टूवर अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी, दोनों के दोनों ही काम करते हैं अपलिफ्टमेंट कराने में खुद की कम्युनिटी के, ब्लैक कम्युनिटी के लिए। देयर कंट्रीब्यूशन थ्रू डिफरेंट एंड वर्क इक्वली इंपॉर्टेंट इन शेपिंग द ब्लैक लीडरशिप। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है अलग अलग अप्रोचेस से हो, उतना ही दोनों ही अप्रोचेस ज़्यादा ज़रूरी है ना। इन कंक्लूजन देखें, दोनों में डिफरेंसेस थे, लेकिन दोनों का डिफरेंस होने के बाद भी एम एक ही था कि ब्लैक लोगों का अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ NAACP, ये उसी टॉपिक का चल रहा है, यूनिट नंबर जो होती है हमारी ब्लैक लीडरशिप का इमरजेंस वाला, उसी में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, जो कि अलग अलग कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। द NAACP फाउंडेड इन 1909 में फाउंड हुई थी,
ये एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी इन द फाइटिंग फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन राइट्स। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन राइट्स के लड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इट मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइज्ड। ये एक शिफ्ट है फ्रॉम एक इंसान लड़ रहा है टू एक ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही है, लोगों को, के ग्रुप लड़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था एनएसीपी का? मेन एम था वो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, सिक्योर करना इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन टू। ठीक है, वाइट्स अमेरिकन के पास तो है उनके राइट्स, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन के पास नहीं है उनके उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए हुआ था यहाँ पे। इनका एम ये था। ठीक है, ये फोकस करते हैं अचीविंग इक्वलिटी इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड ऑल्सो वर्क टू स्टॉप वायलेंस सच एज लिंचिंग, जो पब्लिक में लोगों मार देते हैं पकड़ के। ठीक है, पता है रोज़ा पार्कर का क्या केस था? मुझे पता है, काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। रोज़ा पार्कर का ये केस था कि जब रोज़ा पार्क आ रही थी इन 1955। ठीक है, तो ये होता है, अ, वो बस में बैठी हुई थी, वो ब्लैक थी, रोज़ा पार्क थी। ठीक है, ऑफिस से आई तो वो बैठी हुई थी बस की सीट पर। लेकिन एक जब नेक्स्ट स्टेशन से जब एक वाइट इंसान चढ़ा तो उसके लिए कोई सीट नहीं थी। तो बेसिकली ये रूल था मोंटेगोमेरी बस का कि आपको अगर कोई ब्लैक इंसान है या कोई वाइट इंसान खड़ा है तो उसको सीट देनी ब्लैक इंसान को। ठीक है, ब्लैक इंसान खड़ा रहेगा, वाइट इंसान बैठेगा। ये उनका सीन था। ठीक है, लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती, इंसान तो इंसान होता है, हो सकता है ब्लैक इंसान ज़्यादा थक गया हो, लेकिन नहीं, उसको फिर भी खड़ा होना पड़ेगा। तो जो रोज़ा पार्क थी खड़ी हो गई, बैठी रही थी वो। ड्राइवर ने उनको बार बार बोला कि खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, जैसे एक स्टोरी के समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल रहा था खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। तो रोज़ा पार्क को ड्राइवर ने बोला खड़े होने के लिए, लेकिन वो खड़ी नहीं हुई। अब खड़ी नहीं हुई तो उनको बस से निकाल दिया गया, फेंक दिया गया उठा के। अब वो फेंक दिया गया तो ये मूवमेंट चला 1955 से 56 में। मोंटगोमेरी बस बाइकआउट, बॉयकॉट कर दिया गया एकदम। ठीक है, मोंटगोमेरी बस का कोई यूज़ नहीं करेगा, पैदल चलो लेकिन यूज़ नहीं करेंगे बस का। एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर आते हैं, जिनका कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है, इसका भी, इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो अपनी स्पीच आई हैव अ ड्रीम, इस चीज़ को यूज़ करते हैं रोज़ा पार्क के केस को। ठीक है, और बहुत सी चीज़ हैं जो कि आपको सीखनी है हिस्ट्री ऑफ यूएसए में, सेमेस्टर 2 वाले में। ठीक है, ऐसे वॉयलेंस हुआ करते थे, बेसिकली मेरा ये मानना, बताने का उद्देश्य था, ये ऑब्जेक्टिव था। मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, क्या मेथड्स और स्ट्रेटजीज हुआ करते थे? NAACP adopted legal and peaceful methods to achieve its goal। ठीक है, इट्स चैलेंज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज इन कोर्ट्स। ये चैलेंज करता था ऐसे लॉज को जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं वाइट्स के फेवर में, ब्लैक के अगेंस्ट में। ऑर्गेनाइज पब्लिक कैंपेन से पब्लिक कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करता था। ठीक है, और रेज करता था अवेयरनेस थ्रू पब्लिकेशंस। ठीक है, और मैं इतनी देर से बोला जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी देर से बोल रहा हूँ मैं, जस्ट मैं बोल जा रहा हूँ 43 मिनट से। तो लगातार बोलते बोलते मेरा वो जो गला है, आप बीच में देखो गला की आवाज़ चेंज हो जाती है। इट लीगल बैटल्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट टूल इन वीकनिंग सेग्रीगेशन। ठीक, एक लीगल बैटल था, एक बिकेम एन इम्पोर्टेंट टूल जिससे कि सेग्रीगेशन को कमज़ोर किया जा सके। रोल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का रोल इसमें डब्ल्यू डू बॉयज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन। ठीक है, थ्रू राइटिंग्स, एक्टिविज्म एंड लीडरशिप, दे हेल्प्ड इन मोबिलाइजिंग सपोर्ट एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट सिविल राइट्स इश्यूज। ये सारी चीज़ें इन्होंने करी यहाँ पर थ्रू राइटिंग एंड एक्टिविज्म, और जर्नलिज्म का भी इन्होंने यूज़ किया, पब्लिकेशन का भी इन्होंने यूज़ किया डब्ल्यू डू बॉयज़ ने, है ना। Impact and achievement, NAACP achieved or succeeded in bringing national attention to racial injustice। ये सक्सेसफुली सक्सीड रहा कि ये लाया नेशनल अटेंशन में रेशियल इनजस्टिस को और क्रिएट किया प्रेशर फॉर चेंज। इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर सिविल राइट्स, सॉरी,
movements and contributed to the gradual dismantling of segregation. इसका कंक्लूजन देखें, देखो ऐसा नहीं कि मैं आ, तेज़ ही बोलना है मेरे को, नहीं मैं धीरे भी बोल के पढ़ा सकता हूँ। मैं जस्ट माइक के पास ही बैठा हूँ, ऐसा नहीं माइक से 100 कोस दूर बैठा हूँ, जस्ट लैपटॉप से थोड़ा दूर बैठा हुआ हूँ मैं, जस्ट माइक मेरे मुंह पे ही लगा हुआ है। जस्ट अगर मैं धीरे बोलूँगा तो वो वाइब नहीं आएगी पढ़ाने वाली। जस्ट मैं अगर चीख कर बोलता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ, मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार कंक्लूजन धीरे से समझते हैं जिससे कि आपको पता लगे कि तेज़ आवाज़ और धीरे आवाज़ में क्या अंतर होता है। इन कंक्लूजन, द NAACP was a turning point in the struggle for equality. NAACP एक टर्निंग पॉइंट देखा जाता है इन द स्ट्रगल ऑफ द इक्वालिटी। ठीक है, NAACP के बाद ही एक स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट आया। किसका स्ट्रगल था? स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। It transformed the movement into an organized and sustained effort. It emphasizes the legal action, ये legal action को emphasize करता था, collective struggle को ये focus करता था इस पे। ठीक है, made it powerful force in achieving civil rights for African Americans। ठीक है, ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन, वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।